अब बात आती है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अब यदि आप पिछली इक्वेशन देखेंगे आई, या आप इक्वेशन नंबर 9 में ये देखिए, तो इसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर A1 इज कांस्टेंट, A2 इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट फॉर गिवन टू वेव्स। तो डिपेंड क्या कर रहा है, फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कॉस फाई की क्या वैल्यू है। और यदि आपने मैक्सिमम देखनी इंटेंसिटी तो कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस फाई मैक्सिमम तब होता है जब ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही हमने कहा कि cos phi must be equal to maximum, that is 1 for I to be maximum। अब ये cos phi maximum तब हो सकता है यहाँ तो phi 0 हो, जब 2 pi होता है तब भी cos 2 pi is also maximum, cos 4 pi is also maximum। तो आप जनरलाइज करें तो आप कह सकते हैं कि phi जब भी 2n pi के बराबर होगा तो cos phi will be maximum, where n is 0, 1, 2 etc। तो इसीलिए यदि आप एम्पलीट्यूड देखना चाहें तो हम पीछे इक्वेशन नंबर 8 से अपना देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना है। तो यहाँ ये इक्वेशन 8 थी हमारी, इसमें आप एम्पलीट्यूड देखना चाहते हैं, जस्ट पुट cos phi to be equal to 1 here in इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसमें 1 पुट करेंगे तो a विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इसीलिए हमारे पास एम्पलीट्यूड उस केस में आप चाहो तो इसको a के सबसेट कर सकते हैं इसको मैक्सिमम, जैसे ये है, ये जैसे i मैक्सिमम लिखा तो आप इसको a मैक्स भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको। तो इट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। तो यहाँ पर ये प्लस डिनोमिनेटर में लग गया है, हम इसको ठीक कर लेते हैं, ये यहाँ पर सब्सक्रिप्टेड था प्लस। तो इसीलिए a विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 और i मैक्सिमम विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इट विल बी k टाइम्स, क्योंकि k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 यू कैन सी इट। तो i मैक्सिमम विल बी इक्वल टू k इंटू a1 प्लस a2 whole squared, call it equation number 10। तो this gives the condition for maximum, ये condition आ गई हमारी, phi is equal to 2n pi। It is the condition for constructive interference where n is 1, 2, 3 etc, 0, 1, 2, 3 etc, और I maximum इतना आ गया। वैसे ही यदि हम देखना चाहें कि what is the condition for destructive interference, तो इंटेंसिटी मिनिमम तब होगी, फिर आप इक्वेशन नंबर 9 से द्वारा देख सकते हैं। इक्वेशन 9 में हम यदि चलते हैं, ये देखिए ये इक्वेशन हमारी 9 थी, ये थी k इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi इन ब्रैकेट्स। तो यदि यहाँ पर देखें ना तो cos phi यदि -1 के बराबर आएगा, cos phi यदि -1 के बराबर आएगा तो उस केस में यहाँ पर ये मिनिमम आएगी इंटेंसिटी, देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ cos phi -1 होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि इंटेंसिटी I शुड बी मिनिमम व्हेन cos phi इज इक्वल टू -1, दैट इज मिनिमम। सो देयरफॉर अब -1 कब होता है, जब phi या तो पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। इन जनरल 2n प्लस 1 पाई वेयर n इज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ माइनस लेते हैं, यदि माइनस लेते हैं तो उस केस में हम फिर n को 0 नहीं लेंगे, n को 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन टेक नेगेटिव, यू कैन टेक पॉजिटिव, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ n। तो इसलिए phi is equal to 2n plus 1 into pi,
where n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. So thus our equation 8, ये इक्वेशन 8 थी, यहाँ 5 लिखी गई, इक्वेशन 8 जो हमने पीछे भी की हुई है, ये देखिए, ये इक्वेशन 8 becomes a is equal to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 under the root and this is equal to a1 minus a2. अब कई बच्चे यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि ये a2 minus a1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, whichever is greater. If a1 is greater than a2 then it will be a1 minus a2, and if it is a2 is greater than a1 then it will be a2 minus a1. Hardly matters, because we are interested to see intensity and intensity is always square of amplitude. तो इसीलिए यदि आप मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो कांस्टेंट लग गया. अदरवाइज आप इक्वेशन नंबर 9 जो हम पीछे बता चुके हैं आपको, वहाँ से ले सकते हैं. तो आई मिनिमम इट इज़ इक्वल टू के bracket starts, so that is a1 minus a2 then whole squared. Call it equation number 11. तो ये हमारी मिनिमम इंटेंसिटी आ गई. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी हमने निकाल ली और मिनिमम भी, और जो मिनिमम के लिए कंडीशन है वो ये आई है, ये जो देखिए, फाई इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स 2n+1 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई. So this is the condition for obtaining the destructive interference, and phi was equal to 2n pi for obtaining the constructive interference. तो ये हमारी conditions आई constructive और destructive interference के लिए. अब देखना हम चाहते हैं कि जो maximum और minimum intensity है, इनमें आपस में क्या relation है, हम इसको कैसे further study कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं. आई मैक्सिमम इक्वेशन 10 में था और आई मिनिमम इक्वेशन 11 में है, तो वी डिवाइड इक्वेशन 10 बाय इक्वेशन नंबर 11. तो देयरफॉर आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन इट इज इक्वल टू, के तो कैंसिल हो गया, के दोनों साइंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो proportionality constant k cancels, it will be a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square. और यदि आप यहां पर देखें स्पेशल केस, तो a1 is equal to a2, it is equal to a, तो उस केस में आई मैक्सिमम जो बनेगा वो 4k a स्क्वायर बनेगा. आप पिछली इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं. इक्वेशन 10 में ये देखिए, a1 को a पुट कर दो, a2 को a पुट कर दो, तो वी गेट 2a का होल स्क्वायर 4k a स्क्वायर बन जाएगा आई मैक्सिमम, और आई मिनिमम 0 आ जाएगी. तो परफेक्टली डार्क. तो उस केस में हम इनका ये रेशो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रेशो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, वी कैन नॉट फाइंड इट. तो इसलिए आई मैक्स और आई मिन हमने अलग अलग निकाल दिया हुआ है. तो इसीलिए हमने कहा कि दैट इज ब्राइट बैंड विल बी परफेक्टली ब्राइट एंड डार्क बैंड विल बी परफेक्टली डार्क. आल्सो अब ये जो है ना, बेसिकली जो हमारी स्लिट है उसकी विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है. जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ. तो इसीलिए यदि मैं कहूँगा कि W1 इज़ विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट, स्लिट मतलब जिससे लाइट आ रही है, दो सोर्सेज जो हमने बनाए हुए हैं S1 और S2, वो किसी स्लिट से आ रहे हैं, तो स्लिट की विड्थ कितनी है, W1 है, दूसरे की W2 है. तो इफ़ W1 एंड W2 आर द विड्थ्स ऑफ टू स्लिट्स फ्रॉम विच लाइट्स ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 is being emitted, then W1 over W2 will be equal to I1 over I2, and this is equal to A1 square over A2 square. We call it equation number 13. और कई केसेस में आपको बता दूं, कई बार हम क्या करते हैं, A1 over A2 को हम R ले लेते हैं, तो ये R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. तो उस केस में भी हम I मैक्सिमम, ये ऊपर जो हमने लिखा, तो उसको, ये मैं आपको होम टास्क छोड़ रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस R ओवर 1 माइनस R बोथ का होल स्क्वायर. मतलब पूरे की पूरी
ब्रैकेट में लेके उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसके बराबर भी आ जाता है, वेयर आर इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स। तो यहाँ मैंने दिया नहीं है, बट यू कैन नोट इट हियर कि ये ऐसा भी वहाँ पर होता है। तो ये हमारे पास बात आती थी मैक्सिमा और मिनिमा की और उनके ऊपर जो इंटेंसिटीज हैं। अब हम करते हैं कि क्या ड्यूरिंग इंटरफेरेंस एनर्जी को भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो हम पाएंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। अब आप सोचेंगे कि लाइट प्लस लाइट ज़्यादा लाइट हो गई और लाइट प्लस लाइट, लाइट ख़त्म हो गई कब? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ज़्यादा हो गई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब लाइट ख़त्म हो गई, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया? द आंसर इज नो। अब जितनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बढ़ती है उतनी ही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में घटती है। तो नेट रिजल्टेंट जो रहता है, एवरेज एनर्जी उतनी की उतनी रहती है। तो यही हम यहाँ पर बताना चाहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग इंटरफेरेंस में। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न intensity of light is simply redistributed। तो यहां पर यही हमने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप याद करो आई मैक्सिमम किसके बराबर है? तो आप कहेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू के इंटू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इट इज इक्वल टू के इंटू ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। और यदि मैं दोनों की एवरेज लेना चाहूँ एनर्जी तो आप कहेंगे आई एवरेज इट इज इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मिन ओवर 2। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ आई मैक्स एंड आई मिन। तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स ए वन प्लस ए टू ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट्स ए वन माइनस ए टू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। और यदि वैसे तो आपको इसको सॉल्व करके देख लो, अदरवाइज आपको फार्मूले आते ही होंगे। के यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और ये होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये आप करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लो आप। सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वो यूज़ करो फॉर्मूला और आप पाएंगे कि आई एवरेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू के into bracket starts a1 square plus a2 square bracket closed। और यदि आप इसको खोल के देखेंगे तो ka1 square will be the intensity of first wave। याद करो, क्योंकि आप कहते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो पहली का एम्पलीट्यूड था a1 तो उसकी इंटेंसिटी हो गई k इंटू a1 स्क्वायर और दूसरी का एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड था a2 उस की इंटेंसिटी हो गई के इंटू ए टू स्क्वायर। तो ये बन गया आई एवरेज इट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो यही हम इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ़ वी कंसिडर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज एट एवरी पॉइंट ऑन द स्क्रीन देन आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 15। ये दो वेव्स के लिए। तो यहाँ इक्वेशन 14 और 15 को आप कंपेयर करो तो आप पाएंगे कि ये बराबर है राइट हैंड साइड पे। सो यही हमने कहा कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 14 एंड 15 इट इज़ क्लियर दैट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, it does not go anywhere. Energy is neither created nor destroyed, but it gets redistributed from one place to the other. So that is why the energy is conserved during interference. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इसको समझने के लिए
आप कंसिडर करो वेव। आप याद करो कि जो एक वेवलेंथ होती है वो 0 से लेकर लैम्डा तक चलती है, और यदि उतने ही हिस्से में आप एंगल की बात करें तो एंगल 0 से लेकर 2 पाई तक चलता है। पूरी एक वेव बना के देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक वेव 0 से लैम्डा तक लेंथ होती है उसकी, तो उसी के ड्यूरिंग 0 से 2 पाई का एंगल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो एंगल है हम उसको फेज के टर्म्स में जानते हैं, और जो उसकी लेंथ है उसको हम पाथ के टर्म्स में जानते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो 2 पाई का फेज है वो लैम्डा का पाथ है, या फिर उल्टा कह लो कि लैम्डा का पाथ बराबर 2 पाई का फेज है। तो इसलिए यदि एक का पाथ देखना हो तो 2 पाई बटा लैम्डा का फेज आएगा, और यदि एक्स का पाथ देखना हो एक्स का फेज देखना हो तो एक्स पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग तो वो आएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो यही हमने कहा कि फॉर ए पाथ डिफरेंस एक्स, फेज डिफरेंस इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। ये इकाई लगा के देख सकते हैं आप, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा का पाथ बराबर 2 पाई का फेज, इक का पाथ 2 पाई बटा लैम्डा का फेज, और एक्स का पाथ बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स का फेज। तो इसीलिए फेज कितना आ गया 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया कि फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस एक्स। तो यहाँ पर अब हम देखना चाहते हैं कि जो हम करते थे ना कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो पाथ के टर्म्स में क्या कंडीशन बनेगी। फेज के टर्म्स में तो हमने निकाल ली पीछे कि आप याद करो कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2n पाई के बराबर होता है। तो इसीलिए यदि पाथ डिफरेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो ऊपर से। यहाँ देखिए आप, ये इक्वेशन 16 में फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स है, तो एक्स किसके बराबर आएगा, ये आएगा लैम्डा इंटू फाई ओवर 2 पाई। तो इसीलिए यदि मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया, तो पाथ डिफरेंस एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फाई की यदि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो 2n पाई होता है, तो इसलिए हमने उसकी जगह 2n पाई लिख दिया। तो देयर आफ्टर ये काटने पर, सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया n लैम्डा। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। तो यही हमने कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि पूरी वेव का डिफरेंस आना चाहिए। और यदि सेकंड कंडीशन देखें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप याद करो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2 हमने किया पीछे। इसीलिए यदि हम पाथ डिफरेंस देखना चाहें तो मैंने ऊपर से इक्वेशन 16 से बताया कि x निकाल लो, तो x विल बी फाई इंटू लैम्डा ओवर 2 पाई। तो देयरफॉर हमने यहाँ नीचे लिख दिया पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फाई इस केस में कितना है 2n प्लस 1 इंटू पाई। सो देयरफॉर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट इट टू बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2, कॉल इट इक्वेशन 18। सो इसका मतलब इतना पाथ डिफरेंस होना चाहिए यदि आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब यहाँ आप इसको 0 पुट करेंगे यदि n को, तो ये लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ इक्वेशन 17 में हमने n को 1 पुट किया था, लैम्डा आया था, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लैम्डा ओवर 2 आएगी। तो यही हमने कहा है कि thus for destructive interference the path difference should be an odd multiple of lambda over 2, यानी लैम्डा ओवर 2, 3 लैम्डा ओवर 2, 5 लैम्डा ओवर 2 ऐसे, और इसमें ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये हमारी कंडीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर द, आप चाहते हैं यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, व्हाट विल बी द कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर पाथ डिफरेंस।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस किस प्रकार क्लासिफाई की जा सकती है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो तरह से हम इंटरफेरेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड द सेकेंड इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हम ये दोनों ही स्टडी करेंगे बारी बारी, पर ये इसका बेसिक है क्या, बेसिक वर्किंग क्या है, वो जरूर हम समझेंगे यहाँ पे। तो पहला जब हम कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, तो इसमें क्या है कि हम वेव फ्रंट को आगे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास हमने आगे स्टडी किया हुआ है कि वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने सारा स्टडी किया था। तो उसमें हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसमें आप एक सोर्स के आगे दो सोर्सेज बना देते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या है कि हमने वेव फ्रंट को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि इन दिस केस द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय यूटिलाइजिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, refraction, diffraction, etc. in such a manner that the two parts must form coherent sources. तो इसमें आप एग्जांपल्स लेना चाहें तो हमारे जो एग्जांपल्स हैं उसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें आप कह सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रेनल मिरर्स हैं, फ्रेनल बाइप्रिज्म है, देन लॉयड्स मिरर है, लेज़र्स हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यही हमने यहाँ भी लिखा कि द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आप पढ़ेंगे फ्रेनल मिरर्स, फ्रेनल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर्स एट्सेट्रा, ये लेज़र्स एट्सेट्रा, ये भी आप लॉयड्स मिरर आप पढ़ेंगे, फ्रेनल बाइप्रिज्म आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो वेव फ्रंट है वो डिवाइड हो जाता है। और जो दूसरा तरीका है वो है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड का। हम इसमें एम्पलीट्यूड को डिवाइड करते हैं। तो एम्पलीट्यूड में जब डिवाइड करेंगे तो नेचुरली थोड़ा इंटेंसिटी को फ़र्क जरूर पड़ता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड घट जाता है इस केस में। तो इसमें भी यही हमने लिखा कि इन दिस केस वी गेट टू और मोर बीम्स फ्रॉम ए सिंगल वे बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, एंड भी हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्शन करा के या रिफ्रैक्शन करा के या दोनों की मदद लेके हम कर सकते हैं। सो दीज वे बीम्स आर देन मेड टू इंटरफेयर बिकॉज दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोहेरेंस। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स हैं द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, तो थिन फिल्म्स की हम स्टडी करेंगे। न्यूटन्स रिंग्स की भी हम स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी पढ़ेंगे। ये आर एग्जांपल्स ऑफ टू बीम इंटरफेरेंस। इसके अलावा हमारे पास फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर होता है, उसमें मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होती है, तो वो भी हम यदि इसमें हुआ तो हम स्टडी करेंगे, अदरवाइज हम इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। तो दो हेड्स में हमने आपको ये बताया। तो बेसिकली हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट से करेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या बेसिकली? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने कैसे स्टार्टिंग में इंटरफेरेंस पैटर्न अचीव किया था, वो हम ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ सपोज करो कि हमारे पास ये एक स्लिट है, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अपना कर्सर हिला के, ये स्लिट है, इसमें ये एस स्लिट बनी हुई है। ये एस स्लिट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। तो ये जो
सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट जब आगे एंटर करेगी तो यहाँ एस सोर्स से वेव फ्रंट्स पैदा होंगे। जो डार्क लाइन है वेव फ्रंट की, ये वो हमने क्रेस्ट के रूप में दिखाई हुई है, और जो डैश्ड लाइन है, ये बीच में कटी हुई लाइन जो, वो हमने ट्रफ के रूप में बताई है। तो हमारे पास ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ ऐसे आगे चलेंगी। और जब आगे देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये दो स्लिट्स लगाई हुई हैं, एक स्लिट S1 ये ऊपर दिखाई है और एक ये स्लिट नीचे S2 हमने दिखा दी है। अब जब यहाँ S1 के ऊपर हमारे वेव फ्रंट स्ट्राइक करेंगे या फिर S1 के ऊपर और S2 के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, तो ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेज बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पैदा हो जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल वैसे ही जैसे यंग कह गया मैं, जैसे हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में आपको बताया था। तो यहाँ से भी वेव फ्रंट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि अब आपने एक सोर्स में ये जो वेव फ्रंट्स थे उस वेव फ्रंट को दो हिस्सों में बांट दिया, तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को बोलेंगे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट्स। तो तभी करके ये डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट हुआ। तो जब सोर्स S1 बना तो S1 सोर्स से अपने वेव फ्रंट्स पैदा होने शुरू हो गए। ये वेव फ्रंट्स आर ओरिजिनेटिंग एंड मूविंग आउटवर्ड्स, तो ये स्फेरिकल होंगे। ऐसे ही S2 सोर्स से जो वेव फ्रंट्स ओरिजिनेट होंगे वो भी ऐसे ही स्फेरिकल होंगे अराउंड S2, और ये बाहर को फैलेंगे। ये जो डार्क लाइंस हैं, डार्क लाइन फ्रॉम S1 एज वेल एज S2, ये हमने दिखाए हुए हैं क्रेस्ट के रूप में। और जो ये डैश्ड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस जो आप देख रहे हैं, वो हमने दिखाई हुई हैं एज ट्रफ्स के रूप में। तो जो हमारे सोर्स से वेव फ्रंट्स चलेंगे वो S1 सोर्स से क्रेस्ट और ट्रफ्स के रूप में ये बाहर को एक्सपैंड करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सोर्स S2 से भी जो हमारे वेव फ्रंट्स हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ्स के रूप में आपस में एक्सपैंड करना शुरू कर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जहाँ पर S1 सोर्स की क्रेस्ट है, यदि वहाँ पर S2 सोर्स की भी क्रेस्ट आके मिलेगी तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर ट्रफ सोर्स S1 से जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उनकी ट्रफ्स सोर्स S2 के वेव फ्रंट्स की ट्रफ से मिलेंगी, तब भी आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर जहाँ जहाँ क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिलेगी या फिर ट्रफ के साथ क्रेस्ट मिलेगी, मतलब पहले सोर्स की क्रेस्ट और दूसरे सोर्स की ट्रफ, या फिर पहले सोर्स की ट्रफ दूसरे सोर्स की क्रेस्ट मिलेंगी, तो वहाँ वहाँ हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और ऐसे ही हम यदि आगे स्क्रीन रखेंगे तो ये जो वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते हुए उस स्क्रीन के ऊपर भी ब्राइट एंड डार्क पैटर्न बनाएंगे। क्यों? क्रेस्ट क्रेस्ट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर ट्रफ ट्रफ का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आप यहाँ पर ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डार्क लाइंस आपस में मिल रही हैं या फिर डॉटेड लाइन आपस में कट रही हैं दोनों सोर्सेज की। ये देखिए यहाँ भी डार्क लाइंस, फिर डॉटेड लाइंस, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, ऐसे ये सारी लाइन के ऊपर आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ रही है। और यदि आप यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट, ये देखिए ये डार्क लाइन और डॉटेड लाइन, फिर आगे डार्क लाइन और डॉटेड लाइन, डार्क लाइन और डॉटेड लाइन, डार्क लाइन और डॉटेड, ऐसे ये सारी जो हैं ये डार्कनेस जनरेट करेंगी। ऐसे ही ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो ये डार्क लाइन वर्सेस डॉटेड लाइन, आगे भी डार्क लाइन वर्सेस डॉटेड लाइन होगा, डार्क लाइन वर्सेस डॉटेड लाइन एंड सो ऑन। यहाँ पर सारी की सारी ये हमारे पास ये मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्रेस्ट मिलेंगी वहाँ वहाँ पर हमारे पास मोर लाइट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ जहाँ क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगी अलग अलग सोर्सेज की
वहाँ पर आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा यानी कि ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो बैंड्स हैं दे विल प्रोड्यूस, दे आर टर्म्ड एज रेदर द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम बोल रहे हैं। तो इस ढंग से हमारे पास ये बैंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टेक्स प्लेस। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जहाँ ये एंटी नोडल लाइन्स जो हैं ये ब्राइटनेस को इंडिकेट करती हैं। ये एंटी नोडल लाइन जो हम बता रहे हैं यहाँ पर क्रेस्ट पे मिलेगी या फिर ट्रफ पे मिलेगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, और यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगी वहाँ पर डार्कनेस आएगी। तो नोडल लाइंस जो है ये ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है दैट इज नोडल लाइन वेयर विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द डार्क पैटर्न। तो यहाँ पर ये एडिशनल आपके लिए इंफॉर्मेशन एक नोडल और एंटी नोडल लाइंस के बारे में।